ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे मैटर पढ़े होंगे, टेक्सटाइल, एक्सटेंशन, मैनेजमेंट। तो आज बच्चों मैं टेक्सटाइल से फिर एक नया टॉपिक लेकर मिल रही हूँ। आज का टॉपिक है रेशम, जिसे कहते हैं यह एक प्राकृतिक रेशा होता है। जैसा कि इतिहास कहता है कि रेशम की खोज 2500 ईसा पूर्व हो चुकी थी और इसकी खोज कहाँ पर हुई थी? चीन में हुई थी। आरंभ में रेशमी वस्त्रों का जो उत्पादन था, निर्माण कला थी, वो किसने छिपाई? चीन ने छिपाई। और धीरे धीरे व्यापारियों के स्तर पर या आवागमन के से कला विशेष में यह परिवर्तन देखने को मिला कि यह जो रेशा था वो देश विदेश में विख्यात हो गया। अगर रेशम की बात करें तो रेशम क्या होता है बच्चों? अपनी अद्वितीय अलौकिक चमक के आधार पर, अपनी अद्वितीय चमक, मुलायमपन की और रेशों की रानी कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वीन ऑफ फाइबर। क्योंकि रेशम में जो एक वस्त्र में विशेषता या एक रेशे में विशेषता होनी चाहिए, वो सारी विशेषताएं विद्यमान होती हैं। या क्योंकि यह एक प्रोटीन रेशा भी होता है जो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है बच्चों? रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। अगर रेशम का कीड़ा कहाँ पर रहता है? ये पेड़ पर पलता है। वो पेड़ कौन सा है? शहतूत का पेड़ है। और उस शहतूत के पेड़ की पत्तियों को खाकर ये अपना विकास करता है। अगर और अपना भोजन प्राप्त करता है या विकास होता है उसका। और यह सबसे बड़ा उदाहरण किसका है? प्राकृतिक तंतुओं में फिलामेंट रेशे का उदाहरण है। फिलामेंट मतलब सबसे लंबे रेशे का उदाहरण है। मतलब इतनी सारी विशेषताएं किसमें विद्यमान है? एक हमारे रेशम में विद्यमान है, जिसे क्वीन ऑफ फाइबर कहा जाता है, मतलब रेशों की रानी। ठीक है। फिर है कि रेशम वस्त्र गौरव, प्रतिष्ठा, मर्यादा, राजसी वैभव का सूचक माना जाता था। जैसा कि हमें और आपको इतिहास के बारे में थोड़ा पता है कि 2540 ईसा पूर्व चीन को रेशम का जन्मदाता कहा जाता है। और चीन की महारानी सीलिंग ची, जो एक दिन चाय बगीचे में टहल रही थी और चाय पी रही थी, और बगीचे में पेड़ के नीचे बैठकर वो चाय पी रही थी। अचानक पेड़ में कुछ चाय में गिरा। जब महारानी ने उसे चाय निकाला तो उसमें अविरल चमक, मजबूती वाला आकर्षक कोकून से लिपटा हुआ, खिंचा हुआ रेशा दिखने लगा और चला आ रहा था उनकी ओर, और जिसकी लंबाई थाई और मीटर में मापा जा रहा था और लपेटता जा रहा था। उसने वो रानी ने और कोकून से एकत्रित करके एक राजा के लिए दुशाला तैयार किया और राजा को ये जो वस्त्र था गिफ्ट किया। तभी से चीन में वस्त्र निर्माण, चीन की महारानी का क्या नाम था? सीलिंग ची। और उन्होंने उनके कप में क्या गिरा? कोकून गिरा, और कोकून से लिपटा हुआ खूब सुंदर सा चिकना अविरल रेशा निकल रहा था। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने क्या बनाया बच्चों कि उन्होंने राजा के लिए एक वस्त्र तैयार किया, दुशाला जिसे कहा जाता था, राजा महाराजा लोग पहनते थे, और राजा को गिफ्ट किया। तभी से चीन में जो वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। वर्तमान समय में जो चीन उत्पादक देश है, रेशम उत्पादक देश हैं, जैसे इटली है, आपकी फ्रांस, ईरान, तुर्की, और चौथा स्थान हमारे भारत का है। कितना स्थान है? चौथा स्थान। जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन, फ्रांस, आपके क्या कहते, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, बल्गेरिया,
ये सारे जो स्थान हैं ये हमारे सिल्क के लिए फेमस हैं। लेकिन चौथा स्थान मतलब जापान रेशम में पहले स्थान पर और भारत का चौथे स्थान पर प्राप्त हुआ है, चौथा स्थान रैंक जो दी गई है। फिर है बच्चों कि जो हमारा रेशम है वो कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि रेशम प्राचीन काल से राजसी पहनावा रहा है। इससे बने वस्त्रों को प्राचीन काल से राजा और उनके परिजन पहना करते थे। सामंत और अन्य संपन्न व्यक्ति किया करते थे, इनका यूज करते थे। भारत में भी प्राचीन काल से रेशमी वस्त्रों का प्रयोग चल रहा है और ये प्रचलित है। और यह जो भारत का रेशम है यह विश्व प्रसिद्ध भी है। यहाँ के बने वस्त्र जो हैं उसमें विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर रेशम को रेशम की तरह नहीं, जबकि इसमें बहुत सारे जो स्वर्ण निर्मित हैं उत्पादित रेशम है, इसमें एम्ब्रॉयडरी करके बहुत सारे काम करके मतलब परिसज्जाएं करके इनको दूसरी तरीका दिया गया, उत्पादित किया गया, जिससे यहाँ के रेशम भी फेमस है। और इन्हें चौथा स्थान मतलब हमारे भारत देश को चौथा स्थान और जापान को प्रथम स्थान दिया गया है। फिर है बच्चों कि अगर हम बात करें कि रेशम की निर्माण प्रक्रिया, अब क्योंकि सारी चीजें क्लियर हो गई कि सीलिंग ट्री कौन थी, उनके चाय में क्या गिरा, और जो हमारा रेशम है बच्चों वो 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। रेशम का जो कीड़ा है वो किससे होकर गुजरता है? 4 अवस्थाएं। जैसा कि बच्चों क्लियर है कि अगर हम देखें तो यदि हम देखें तो कला के तत्वों के आधार पर अगर हमारे शरीर को आवरण की जरूरत है तो एक सिल्क ऐसा फाइबर है जिसमें संतुलन, रेखाएं, रंग, रूप, आयाम, तत्व, बनावट आदि का भी सम्मिश्रण किया जा सकता है और हमारे वस्त्र को और भी आकर्षित बनाया जा सकता है। अब बच्चों हम बात करते हैं कि रेशम कितने प्रकार के होते हैं। रेशम 2 प्रकार के होते हैं। रेशम 2 प्रकार के होते हैं। जंगली रेशम या स्वनिर्मित रेशम कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? रेशम के प्रकार मतलब रेशम 2 प्रकार के होते हैं, जंगली रेशम और उत्पादित रेशम। जंगली रेशम या स्वनिर्मित ये अपने आप से उत्पन्न होते हैं। जंगली रेशम को भी 3 भागों में बांटा गया है, अरंडी रेशम, मूंगा रेशम और टसर रेशम। फिर उत्पादित रेशम क्या होता है बच्चों? उत्पादित रेशम में लपेटा हुआ रेशम और कता हुआ रेशम। तो उत्पादित में क्या हुआ कि लपेटा हुआ और कता हुआ रेशम। अब बच्चों जैसे कि गोंद बढ़ाने की प्रक्रिया या बहुत सारी इसमें परिसज्जाएं की जाती है जो हम आपको बाद में बताएंगे। जो स्वनिर्मित रेशम होता है यह जंगलों से प्राप्त किया जाता है और इनके कीड़ों को घर में पालने की आवश्यकता नहीं होती है। इस रेशम में के कीट जंगलों में विभिन्न प्रकार के भूरे रंग के होते हैं और विभिन्न प्रकार के वृक्षों पर पलते हैं। पूर्वी देशों में इस प्रकार का रेशम पाया जाता है और 3 इनकी प्रजातियां होती हैं। 3 कौन सी? अरंडी, मूंगा और टसर रेशम। अरंडी रेशम, इस रेशम के कीट अरंडी के वृक्षों पर पलते हैं और इनके कोकून मुलायम और सफेद और क्रीम रंग मतलब कलर के होते हैं और यह रेशम भारत में निर्मित किया जाता है। भारत के पश्चिम बंगाल में यह रेशम होता है और असम में भी यह रेशम पाया जाता है। कहाँ पर बच्चों? पश्चिम बंगाल में अरंडी और असम में पाया जाता है और यह मुलायम होता है। इसका कलर कौन सा होता है बच्चों? फेडेड व्हाइट या क्रीम कलर होता है। फिर है बच्चों मूंगा रेशम। यह मूंगा रेशम जो होते हैं ओक के वृक्ष की पत्तियों को खाकर पलते हैं। मूंगा रेशम जो होते हैं ओक के पेड़ पर रहते हैं, वृक्ष पर रहते हैं और उन्हीं की पत्तियों पर अपना जीवन यापन करते हैं।
क्योंकि रेशम के कीड़े की जो अवस्थाएं हैं बच्चों, वो 4 अवस्थाएं, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, जो चारों अवस्था मूंगा रेशम या जिस कारण से रेशम के रेशों में भी टैनिक अम्ल की प्रचुरता पाई जाती है, और इस अम्ल की उपस्थिति के कारण इस रेशम में भारी और यह रेशम भारी होता है, और यह रेशम क्या होता है, मुलायम होता है, स्वनिर्मित में ही, जंगली में ही, और यह भारी होता है। इसका किस्म थोड़ा बहुत अच्छा होता है, उच्च श्रेणी का तो यही माना जाएगा बच्चों, लेकिन ये जो है आपका निम्न श्रेणी का, और उससे निम्न क्या होगा, टसर सिल्क होता है, जो कड़ा होता है। फिर है बच्चों कि इसकी जो निम्न किस्म के वस्त्र तैयार होते हैं, टसर भी ओक या बबूल के पेड़ के वृक्षों पर रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं। यह प्रजाति भारत और चीन दोनों में पाई जाती है। बबूल का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, कांटानुमा होता है, वहां पर भी सहतूत के रेशम के कीड़े पलते हैं और टसर नामक सिल्क और क्या कहते हैं प्राप्त किया जाता है। फिर है बच्चों कि अगर देखा जाए तो संगठन की बात नहीं करते हैं, अभी पहले हम बात करते हैं उत्पादित रेशम की। उत्पादित में लपेटा हुआ रेशम और कता हुआ रेशम, यह मुख्य 2 प्रकार का होता है, लपेटा और कता। लपेटा गया रेशा कई कोकूनों को एक साथ मिलाकर खींचने से अविरल एक जैसा धागा तैयार होता है। इस रेशम की लंबाई 300 से 18 गज तक होती है। 300 से 18 गज तक होती है। इस रेशम की लंबाई कितनी हुई, 300 से 18 गज की होती है, क्योंकि ये अविरल एक जैसा, ना कहीं पर जोड़, और अगर देखा जाए तो एक मुट्ठी से या एक उंगली से इसको क्रॉस कर सकते हैं 5 मीटर 10 मीटर को। फिर है कता हुआ रेशम। रेशम के वे रेशे जिन्हें लपेटा नहीं जा सकता है, क्षतिग्रस्त असमान रेशे आदि, असमान रेशे आदि कताई के बाद इन्हें प्राप्त किया जाता है, तो ये क्या कहलाते हैं, कता हुआ रेशम कहलाते हैं। आकृति में यह सूत समान नहीं दिखता है, इसकी संरचना जो होगी वो अविरल नहीं होगी, जबकि लपेटे हुए रेशम की संरचना क्या होती है बच्चों, एक जैसी दिखती है। फिर है बच्चों कि रेशम का जो हमारे जो कीड़ा है वो कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। रेशम का कीड़ा मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। वे 4 अवस्थाएं हैं आपकी, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं बच्चों, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। अब इसमें अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा में क्या किया जाता है कि सबसे पहली, मतलब वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहली प्रक्रिया है क्या, अंडा, मतलब रेशम के कीड़े को पालना। रेशम के कीड़े को विशिष्ट प्रकार के कागज पर पाला जाता है या रखा जाता है। अंडे को रखा जाता है बच्चों, रेशम के कीड़े की पालने की प्रक्रिया में अंडे को एक विशेष प्रकार के कागज पर रखा जाता है, और इन्हें कोल्ड स्टोरेज, कहां पर, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, और कुछ हफ्तों के लिए, कुछ हफ्तों में जैसे 5 से 6 सप्ताह। इसके बाद अंडों को हवा युक्त स्थान पर 12 से 15 दिन तक रखा जाता है। तो अंडे के बाद 12 से 15 दिन की अवस्था के बाद ये कौन सी अवस्था में आ जाता है बच्चों, लार्वा। किस अवस्था में, लार्वा में आ जाता है। फिर है अगर ये लार्वा में बदल जाते हैं तो रेशम के कीड़ों का जीवन काल जो होता है वो मान के रखिए 2 माह का ही होता है, और 2 माह में इन कीड़ों की जो अवधि है वो 2 माह की होती, मतलब 60 दिन की होती है, और उसमें ये 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। फिर है अंडा जो लार्वा में बदल जाता है, और लार्वा कीड़ा कोकून को शरीर पे अपने लपेट लेता है, शरीर पे लपेट लेता है, और प्यूपा कोकून से निकलकर कीड़े के रूप में आ जाते हैं। प्यूपा जो होता है वो कीड़े से लपेटकर एक जैसा आ जाता है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। अब ये क्या है, यहाँ पर लार्वा था, अब इस पे एक सेरेसिन नामक पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है, सेरेसिन नामक पदार्थ होता है, जो कोकून के ऊपर लगा होता है, जिस कारण से वो कोकून का रूप धारण कर।
अब यहाँ पर ये कौन सी अवस्था में है बच्चों, प्यूपा जो है वो कोकून की स्थिति में आ गया है। यहाँ पर बहुत सारा रेशा जो है वो लिपट चुका है, अविरल रेशा। जैसे कि प्यूपा की अवस्था में लगातार अपने मुंह से जो ग्रंथियों से जो एक लार निकलती है, दो ग्रंथियां होती हैं जिनमें लार निकलती है, जिसे बच्चों फाइब्रिन या सेरिसिन, ठीक है, एक ग्रंथि से फाइब्रिन निकलता है, कहां से, इसके जो दो ग्रंथियां दिख रही हैं, एक यहाँ से फाइब्रिन निकलता है, दूसरे से सेरिसिन निकलता है, और जिस कारण से जो रेशा है वो जमता जा रहा है और कोकून की स्थिति धारण कर ले रहा है। तो फाइब्रिन में क्या होता है कि फाइब्रिन एवं सेरिसिन नामक गोंद निकल रहा है, एक पदार्थ निकल रहा है जो वातावरण में आकर सूख जाते हैं, जिन्हें प्यूपा अपने शरीर पर लपेटता जाता है, प्यूपा अपने शरीर पर लपेटता जाता है और 3-4 दिन में यह कोकून कहलाने लगता है। ठीक है, ये दो ग्रंथियां हैं, क्या निकला है बच्चों, फाइब्रिन और सेरिसिन निकला। फाइब्रिन सेरिसिन निकलने के बाद क्या हुआ कि वो जो पदार्थ निकल रहा है चिपचिपा सा, जिससे वो अपने 3 से 4 दिन में वो सूखता जाता है और विभिन्न प्रकार का कोकून तैयार हो जाता है या कोकून अपनी स्थिति धारण कर लेता है। अब रेशम की प्राप्ति के लिए इसी कोकून को पानी में डालकर मार दिया जाता है। ठीक है, अब इस कोकून को क्या करेंगे, गर्म पानी में डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि इससे गोंद जो होगा उसका ढीला हो जाएगा और रेशा लपेट लिया जाता है। ठीक है, कोकून को गर्म पानी में डाला गया और रेशे को लपेट लिया गया। रेशम के कीड़े के उत्पादन के लिए या रेशम के कीड़े की पालने की प्रक्रिया सेरीकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, सेरीकल्चर कहलाती है। फिर है बच्चों कोकूनों की छटाई। अब क्या हुआ कि कोकून जैसे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक हो गया अंडाकार कोकून और दूसरा हो गया गोल कोकून। अब अंडाकार व गोल दोनों एक जैसा होगा, लेकिन कुछ में क्या होता है फाइब्रिन ज्यादा होता है, कुछ में सेरिसिन ज्यादा होता है। तो अब कोकून को रेशा तैयार करने के लिए पहले उसका छटाईकरण किया जाता है। यहीं से अब हम कुछ कोकून को रख देंगे, जिससे फिर से वो प्रक्रिया चलती रहे, जीवन चक्र इनका चलता रहे कीड़ों का। अब क्या है कि कोकून को गर्म पानी में डाल दिया गया और सेरिसिन फाइब्रिन जो था वो पदार्थ गोंद जो था ढीला हो गया और रेशा प्राप्त कर लिया गया। कोकूनों की छटाई कर ली गई। फिर गोंद को ढीला करने के लिए इन्हें गर्म पानी में डाल दिया जाता है। धागे को लपेटना, और लपेटने के लिए क्या होता है, रेशम का अकेला धागा ऐसा बारीक कोमल होता है कि इसे 3 से 8 कोकूनों के धागों को एक साथ रील में केवल लपेटा जाता है। 3 से 8 कोकून को एक रील में ही लपेटा गया और कोकून का धागा समाप्त नहीं होता है, दूसरा अतिशीघ्रता से आने लगता है। फिर लच्छियों को 5 से 10 पाउंड की बुक में बांधा जाता है। किसमें बांधा जाता है बच्चों, 5 से 10 पाउंड की बुक में बांधा जाता है। फिर धागा बनाना, जैसा कि बच्चों गोंद हटाना, गोंद हटाने की प्रक्रिया क्या की जाती है, वस्त्र बनाने के बाद भी की जाती है। इनमें विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं भी की जाती हैं। गोंद हटे वस्त्र शुद्ध रेशमी वस्त्र होते हैं और गोंद हटने में से इनकी रंग की प्रति सादृश्यता दिखने लगती है। फिर है बच्चों वजन बढ़ाना। वजन बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत होती है, अब बच्चों वजन बढ़ाना मतलब इसमें भी वजन, रेशमी वस्त्रों को सस्ता बनाने हेतु इनके धागों पर लोहा, टीन आदि धातु लगाकर और जब रेशम को उबालकर गोंद हटाया जाता है तो यह 30% इसका वजन बढ़ जाता है। फिर है बच्चों बुनाई। इन सब प्रक्रियाओं के बाद रेशम के वस्त्र जो होते हैं बुनाई प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बच्चों रेशम की संरचना मैंने बताया कि रेशम की जो संरचना होती है मुख्यतः वो दो प्रकार से दिखाई देती है, जैसे अनुप्रस्थ काट और आपकी अनुदैर्ध्य काट। इसमें छोटे छोटे इजिप्ट दिखते रहते हैं और कोकून से लिपटे हुए सूक्ष्म से देखने पर छड़ के समान या दोहरा धागा दिखाई देता है। रेशम एक प्रोटीन तंतु होता है जिसमें एक गंधक का अभाव रहता है। रेशम एक प्रोटीन तंतु है जिसमें गंधक का अभाव रहता है। इसका रासायनिक सूत्र है C15H23N5O6, अर्थात रेशम के कीड़े में
कार्बन 15, हाइड्रोजन 23, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6 के परमाणु होते हैं। फाइब्रिन सेरेसिन नामक जो रासायनिक संगठन होता है समान होता है, परंतु महत्वपूर्ण अंतर होता है। सेरेसिन जो होते हैं गर्म साबुन के घोल में घुल जाते हैं, जबकि फाइब्रिन जो होता है वो घुलता नहीं है। सबसे ज्यादा विशेषता क्या होती है रेशम की कि इसमें चमक, सुदृढ़ता, मजबूती, रंग, लंबाई, लोचशीलता, प्रतिस्कंदता, उष्मा चालकता, अवशोषकता आदि धुलाई के लिए ये उपयुक्त माने जाते हैं। फिर बच्चों सारी विशेषताएं इसलिए ज्ञात होंगी कि रेशम में रंग बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। गोंद हटाने के बाद रंग का प्रभाव जो होता है वो अच्छा दिखने लगता है। सादृश्यता, ट्रांसपेरेंसी, नायलॉन की खोज के पूर्व रेशम को सबसे मजबूत रेशा माना जाता था। चमक, रेशम में नर्म और हल्की चमक होती है। जंगली की अपेक्षा उत्पादित रेशम अच्छे माने जाते हैं। लंबाई में अविरल रेशा तैयार होता है। फिर बच्चों ये थी भौतिक विशेषताएं। अब आपको मैं रासायनिक विशेषताएं बताती हूँ। अम्ल के प्रति अभिक्रिया, रेशम सांद्र अम्लों की क्रिया में शीघ्र प्रभावित होते हैं। नाइट्रिक अम्ल के प्रभाव में रेशम का रंग जो होता है वो पीला चमकदार हो जाता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभाव में यह सिकुड़ जाता है। तो अम्ल के प्रति इसकी अभिक्रिया क्या है, नाइट्रिक अम्ल के साथ ये पीला पड़ जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यह सिकुड़ जाता है। ब्लीच के प्रति अभिक्रिया, रेशम के रेशे पूरी तरह से हटाने के पश्चात इसकी मात्रा ब्लीचिंग की जाती है और जैसे जवेली वाटर रेशे को पीला और कमजोर कर देते हैं। जो जवेली वाटर जो होता है ब्लीच होता है, कुछ ब्लीचिंग के लिए उपयोग करने वाले यौगिक हैं जैसे जवेली वाटर है, ये रेशम को कमजोर कर देता है। क्षार के प्रति अभिक्रिया, रेशम के क्षारों के प्रति संवेदनशील होते हैं। रेशम जो होते हैं वो संवेदनशील होते हैं। इन्हें गर्म व सांद्र घोल में जब घुला जाता है तो परंतु रेशम बोरेक्स, अमोनिया, कार्बोनेट साबुन के घोल से अप्रभावित होते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा भौतिक विशेषताओं में कि रंगों की प्रति सादृश्यता, रेशम कम तापक्रम और शीघ्रता से कम अवशोषित कर लेता है, परंतु प्रोटीन तंतु होने के कारण बेसिक तथा अम्लीय दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। पसीने का प्रभाव, रेशम पर पसीने का प्रभाव बहुत ही हानिकारक होता है, जिस कारण से अधिक पसीने वाले स्थान पर रेशमी वस्त्र जो होते हैं फट जाते हैं। तो ये थी बच्चों आप लोगों की रेशम का निर्माण काल जो अवस्था होती है, रेशम का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, रेशम की विशेषताएं कौन सी होती हैं, जबकि रेशम की अद्वितीय विशेषता क्या है, या कोमल, सूक्ष्म, मजबूती वाला और बहुत ही चमक वाला रेशा होता है। इसमें दो प्रकार के पदार्थ या लार पाई जाती हैं जो फाइब्रिन और सेरेसिन कहलाती हैं। और रेशम की खोज सीलिंग ची रानी थी चीन की, उन्होंने की थी। और जब ये फाइब्रिन और आपका सेरेसिन लिपट जाता है तो वो कोकून की अवस्था में आ जाता है, प्यूपा में ही। और क्षारों के प्रति, रंग के प्रति, पसीना और सोता, ये मतलब रासायनिक और भौतिक विशेषताएं इनकी अत्यंत ही व्यापक हैं। तो बच्चों ये था आपका रेशम का निर्माण काल। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।